अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम दादा शाहरुख खान, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस चैनल में हम साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स, थेरीज और डिसऑर्डर्स वगैरह और डिफरेंट ज़हनी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ और आपको बता सकूँ कि आप कैसे अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माय वीडियो। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपने आपके साथ या आपके इर्द-गिर्द लोगों के आपने देखा है कि कइयों को बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल या जिस्मानी अलामात, फ़िज़िकल सिम्पटम्स जिनको सोमैटिक सिम्पटम्स भी कह लो, वो आपको आ रही होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही होती हैं या आपको बहुत ज़्यादा कोई और मसला आ रहा होता है, सर दर्द हो रहा होता है, कोई पेट का मसला, बहुत और आपका मेडिकल बिल्कुल क्लियर होता है। और कभी-कभी ये भी होता है कि आपका साइकोलॉजिकल भी आप टेस्ट करवाओ तो वो क्लियर होते हैं। तो उस हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% हो कि आपका कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस है या अंडरलाइंग आपका कोई कॉज़ है साइकोलॉजिकल या अनकॉन्शियस है। उसको हम कहेंगे सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर भी होता है जिसका अब न्यू नेम है न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल डिसऑर्डर है। क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड है तो अब वो चेंज कर दिया गया स्पेशली DSM-5 TR में। तो आज हम बात करने लगे हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर की। और उसमें बहुत सारे और डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, जिसको हम पहले कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते थे, जो हिस्टीरिया वगैरह से में पहले काउंटेड होता था। हिस्टीरिया में तो और भी डिजीज़ेज़ होती थी, स्पेशली हिस्टीरिया को फीमेल डिजीज़ भी कहा जाता था। उसके बारे में हम एक और सेपरेट वीडियो भी बना सकते हैं। जो होता है सोमैटिक सिम्पटम की अगर हम बात करें, पहले इसको सोमैटोफॉर्म या सोमैटाइज़ेशन डिसऑर्डर्स भी कहा जाता था। तो DSM-5 में स्पेशली और TR में भी इसको चेंज करके सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर मतलब सोमैटोफॉर्म एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसके बारे में हमने आज बात करनी है और आपको इ इसका बताऊँगा क्या होते हैं। ज़्यादा हमने 2 डिसऑर्डर्स की बात करनी है। सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर की तो होगी ही बात और न्यूरोलॉजिकल। इसमें आ जाता है बहुत सारे तो नहीं आते मतलब कि आपका इलनेस, एंग्ज़ायटी भी आ जाती है। इलनेस एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपको एंग्ज़ायटी रिलेटेड टू इलनेस होगी या आपको हेल्थ एंग्ज़ायटी से भी रिलेटेड वो हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम अभी बात नहीं करेंगे। आज हमने सिर्फ़ सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर और ज़्यादा बात करनी है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्योंकि इस बारे में लोग मुझसे पूछ भी रहे थे और किसी ने पूछा भी था, तो मैं मेरी बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, पर मैंने कहा जितना मुझे पता है मैं अपनी रिसर्च करके आपको ये बताऊँ कि ये भी होती है। क्योंकि कभी-कभी हमें होता है फिज़िकल या साइकोलॉजिकल भी कोई नहीं हो रहा होता, अगर हम इवैल्यूएट करवाएँ तो। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ तो वो भी मोटे-मोटे डिसऑर्डर्स हमारे इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो कभी-कभी हमारा ये भी कॉजेज़ हो सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल एविडेंस नहीं हो या कोई मेडिकल डायग्नोज ना हो रहा हो या टेस्ट आपके सारे क्लियर हैं तो आप डिसऑर्डर डायग्नोज करते हो इनमें से कोई भी। उसके लिए पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, डिस्ट्रेसिंग थॉट्स, 6 मंथ के लिए आपको सिम्टम्स आने चाहिए, सोमैटिक सिम्टम्स, फिजिकल एक्सेट्रा, और प्रॉपर एवोल्यूशन के बाद ही ये डायग्नोज होता है। फिर इसमें आ जाता है कि आपका जो है फैक्टिशियस डिसऑर्डर भी आ जाता है। फैक्टिशियस होता है कि जिसमें आप सिक रोल में कभी-कभी चले जाते हो, प्राइमरी या कोई भी सेकेंडरी गेन के लिए। वो हम बात करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी गेन्स क्या होते हैं। उसमें और मेलिंगरिंग होता है जिसमें आप रिवॉर्ड के लिए कार्य होते हो और वो कॉन्शियस होता है। तो वो भी आप बेशक खुद से भी आप पढ़ लेंगा कि मेलिंगरिंग और फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस एक डिसऑर्डर में आती है कि आपको एक कंडीशन बन जाती है और मेलिंगरिंग होता है आप कॉन्शियसली कार्य होते हो। आप दोनों डिसऑर्डर्स में या तो आप फेक कर रहे होते हो या आप एग्जैजरेट करके अपने सिम्टम्स या अलामात बताने की कोशिश कर रहे होते हो गेन्स के लिए। तो ये हो गया, बाकी हमने बात करनी सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर की, जिसको मैंने आपको बताया कि इसको पहले सोमैटोफॉर्म भी कहते थे, सोमैटोसाइज़ेशन एक्सेट्रा भी कहते थे। इसमें होता है कि आपको फिज़िकल जो आपके सिम्पटम्स होते हैं, वो आपको आते हैं जो आपके एक्सप्लेन नहीं किए जा सक रहे होते, मेडिकल से भी, साइंटिफिक से भी या साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस वगैरह से भी मोस्टली इसको निकाल के मतलब कि आपके मेडिकली भी वो
या बाकी मेंटल डिसऑर्डर से भी वो डिस्क्राइब नहीं सिम्टम्स किए जा रहे थे। स्पेशली आपका मेडिकल टेस्ट पहले होता है तो उसमें आपको सारे क्लियर आ रहे होते हैं। इस पे मैंने एक केस भी किया हुआ है बहुत पहले, मतलब बहुत पहले नहीं, 2 to 3 years ago या शायद ज़्यादा हो गया हो। तो उसमें भी सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर और कन्वर्जन के ही करीब-करीब था, तो मतलब सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर था। तो उसमें आपके मेडिकल क्लियर भी आ रहे होते हैं, मतलब कि आपके मेडिकल कोई आपको डिज़ीज़ नहीं निकल रही। तो आप जो होता है पेशेंट हो या क्लाइंट हो, उस बारे में भी उसको एंग्ज़ायटी होती है या कि मेरे तो सब कुछ क्लियर आ रहा है। हम बात करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि मैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट बात करूँगा, साइकियाट्रिस्ट भी यूज़ करते हैं, DSM-5 यूज़ करते हैं, अब TR आ गई है और ICD भी यूज़ होती है। तो आप जो-सी मर्ज़ी यूज़ कर लें, क्राइटेरिया आप कहीं से भी देखें मोस्टली सिमिलर ही क्राइटेरिया। सबसे पहले होता है कि आपको सोमैटिक सिम्पटम्स आ रहे हैं, 1 और मोर आपका सोमैटिक सिम्पटम हो गया, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा DSM-5 TR का क्राइटेरिया कि आपको जो है 1 और मोर सोमैटिक सिम्पटम कह लो, जिस्मानी कोई आपको या मेडिकल आपको ऐसा सिम्पटम आ रहा होगा, दर्द हो रही है मतलब, या आपको कोई और मसला हो रहा है, फिज़िकल होगा, जो आपकी डेली लाइफ़ में आपको डिस्टर्ब या आपका कोई मसला क्रिएट कर रहा है कि आप काम नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही है, कोई खिंचाव पड़ रहा है, मसल टेंशन, मसल एक्स ज़्यादा होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को। तो आपकी डिस्ट्रेस या डिस्ट्रप्शन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रही है। फिर हो जाता है कि आपको एक्सेसिव थॉट्स सोचें आएँगी अपनी उस बीमारी या जो भी आपको सोमैटिक सिम्पटम आ रही है ना, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचें भी आ रही होगी कि मुझे दर्द वगैरह, और स्पेशली जब आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर आ जाए या आपको पता लग जाए कि आपको कोई मेडिकल बीमारी नहीं है या साइकोलॉजिकल भी नहीं निकल रही, तो आप ज़्यादा और स्ट्रेस हो जाओगे। तो ये एक इसका क्राइटेरियन बी हो गया। फिर से ये आ जाता है परसिस्टेंट प्रेजेंस, मतलब कि आपके 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन भी आपको सोमैटिक सिम्पटम या जिस्मानी अलामात रहने चाहिए विदाउट एनी मेडिकल फिजिकल कॉज, तो उसको हम काउंट करेंगे। फिर कोई भी बीमारी हो, स्पेशली साइकोलॉजिकल में मेंटल इलनेस हो, उसमें आपको जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या एक्सेट्रा चीज़ें ले लें, उसमें आपका एक सिवियरिटी लेवल होता है, माइल्ड, मॉडरेट हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा। कभी-कभी बहुत सीवियर से भी ऊपर हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है, वेरी सीवियर भी होता है। और फिर माइल्ड की अगर हम बात करें तो माइल्ड में होगा आपके 1 सिम्पटम आ रहा है, 1 ऑफ द सिम्पटम कोई भी आपको सोमैटिक सिम्पटम आ रहा है, तो आपका ब्रीथ क्राइटेरिया जो भी हमने बात की वो फुलफिल हो रहा है। ये मैं तो साइकोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, नॉर्मल लोगों को आप अगर देखें आपको ना समझ आ रही हो कि आपका एक जिस्मानी अलामात सोमैटिक सिम्पटम आने चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हैं उस बारे में। और अगर हम मॉडरेट की बात करें, होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा आपको जिस्मानी या सोमैटिक सिम्पटम्स आ रहे हैं और आपको उसके बारे में सोचें आ रही हैं। और आपका सीवियर में होगा कि आपको 2 से भी ज़्यादा आ रही हैं और आपका एक जो सिम्पटम है सोमैटिक जिस्मानी सिम्पटम कह लो, वो आपका बहुत सीवियर होगा, जो आपका बहुत डिस्ट्रेस कर रहा है लाइफ़ में और आपको उस बारे में सोचें भी आ रही हैं। और मोस्टली कभी-कभी सोचें आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती हैं। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन, यानी जिसका अब न्यू नेम है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें आपको मोस्टली सिमिलर ही होगा, पर इसमें डिफरेंस आपको नाम से पता लग रहा होगा, इतना भी सिमिलर नहीं है। हम कंफ्यूज भी कभी-कभी हो जाते हैं, जब मैं भी पढ़ रहा था तो मैं भी कंफ्यूज हो था कि ये तो चीज़ें सिमिलर हैं। बट अब न्यूरोलॉजिकल, अब कन्वर्जन चेंज हो गया है ना, तो उन्होंने इसीलिए फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नाम रख दिया कि आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आ रही होते हैं। आपका जो होता है आपके मोटर या जो आपके सेंसरी सेंसेशन फंक्शंस होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, स्पेशली आपका न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन से रिलेटेड होता है या आपका कॉग्निशन कॉग्निटिव फंक्शन, वो आपके अफेक्ट हो जाते हैं उस वजह से। और वो आपके वही बात आ गई कि किसी भी मेडिकल या बाकी मेंटल इलनेस से वो एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे होंगे, आपके जो न्यूरोलॉजिकल दिमाग के आपके जो सिम्पटम, इसमें से सीज़र्स आ जाते हैं, झटके पड़ना, और इसमें भी सर दर्द काउंट हो जाएगी या आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें आ रही हैं। तो वो आपका जो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड होगा, सेंसरी या मोटर फंक्शन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है, तो वो आपका आ जाएगा कन्वर्जन यानी न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो ये जो है आपका इंटरलिंक्ड भी हो जाते हैं, कभी-कभी हमें डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या सोमैटिक सिम्पटम
डिसऑर्डर है, पहले आएगा सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर के अंदर ही आएगा। तो आपको दोनों में से एक ना एक तो होगा अगर आपको ये सिम्पटम नज़र आ रहे हैं, चाहे फिज़िकल आ रहे हैं और मेडिकल नहीं है उसका, या न्यूरोलॉजिकल आ रहे हैं या सेंसरी, या असेसमेंट करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बड़ी टीम भी चाहिए होती है। पाकिस्तान में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ना भी ट्रेन हो, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ट्रेन नहीं हूँ, और बाकी मतलब कि आपको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट उन सारों को मिलके भी काम करना चाहिए। अगर आप सेपरेट भी काम करो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सेशंस भी चाहिए होते हैं। आम अगर आपको कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा सेशन चाहिए होते हैं। हमारे कल्चर में स्पेशली एशियन कल्चर ले लो, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूँ तो जो आते हैं क्लाइंट्स या पेशेंट्स या उनकी फैमिली, वो चाहते हैं फटाफट बंदा ठीक हो जाए। कोई भी मसला है, ये ना भी हो, कोई डिप्रेशन है, कोई पर्सनैलिटी इश्यू है, कोई बिहेवियर इश्यू है, कोई भी है, मैरिटल इश्यू है, फटाफट ठीक हो जाए या सॉल्यूशन दे दो। सॉल्यूशन तो साइकोलॉजिस्ट देते नहीं, मिसकंसेप्शन है। आप चलो सजेशन दे दो, वो भी बहुत ज़्यादा ना दो, आप उसको एम्पावर करने की कोशिश करो, या उसको चलो साइकोथेरेपी या काउंसलिंग। तो हमारे आते हैं तो फटाफट उनको ठीक भी होना होता है, सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं। तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और सेशंस लगेंगे। इसकी अगर हम बात करें प्रेवलेंस की, तो अगर हम रिसर्चेस से देखें तो 5 टू 7 एस्टीम जनरल पॉपुलेशन जो होती है वो अफेक्टेड होती है इससे, या तो कन्वर्जन डिसऑर्डर से, या फंक्शनल लॉजिकल डिसऑर्डर, या सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स की ये प्रेवलेंस और स्टैटिस्टिक है। और अगर हम दूसरी को एक आध और रिसर्च अगर मैं मेंशन करूँ तो 13% ऑफ पॉपुलेशन आपकी जो है वो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर से गुजर रही होती है, या मतलब डायग्नोज होती है। वो होता है, प्रेवलेंस है ये, मतलब प्रेवलेंस अगर हम कहें स्टैटिस्टिक्स तो। तो इसमें अब हम बात करें तो जो मेन 2 टर्म्स आ जाते हैं कहें, या गेन्स कह लें, इसपे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स भी आ जाते हैं। आप बेशक अनकॉन्शियसली कर रहे हो, क्योंकि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर इज़ अनकॉन्शियस, और कन्वर्जन कह लो वो, या ये जो है एफएनडी, वो भी आपका अनकॉन्शियस होता है, पर बीच में आपके कभी-कभी प्राइमरी सेकेंडरी गेन्स आ रहे होते हैं। बाद में आप इसे कॉन्शियसली भी आप वो करने लग जाओ, पर फर्स्ट ये अनकॉन्शियस जो है, क्योंकि जैसे मैं इसके आपको मैंने पहले भी दिखाई पिक्चर, कि इसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी भी होते हैं। आपका जो स्पेशली सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर, या ये जो फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कन्वर्जन जिसका पहले नाम था, वो आपके इनवॉलंटरी हैं, कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके जो प्राइमरी सिम्पटम्स में आज प्राइमरी सिम्पटम्स आता है कि जो आपको अनकॉन्शियसली बेनिफिट मिल रहे हैं आपके सिम्पटम की वजह से, इंटरनल आपको मिल रहे हैं, कि आपकी एंग्जाइटी बुक कभी कम हो जाएगी, या आपको रिलीफ मिल जाएगा एंग्जाइटी से, एक्सेट्रा। तो इस तरह का, या आप थोड़ी देर रिलैक्स फील करने लग जाएंगे, एक्सेट्रा। तो वो आपका प्राइमरी गेन हो जाएगा। सेकेंडरी में आ जाता है कि उससे ही मिलता जुलता उसका आपको जो आगे गेन होगा, सेकेंडरी गेन होगा, एक्सटर्नल गेन होगा, कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अटेंशन बहुत मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अवॉइड करने लग जाओगे, अटेंशन तो बहुत मिल जाती है स्पेशली इन वाले डिसऑर्डर्स में। तो फिर वो आपका हो सकता है कि वो आपका फिर फैक्टिशियस या मेलिंगरिंग में चला जाता है। स्पेशली जो सोमैटिक सिम्पटम और रिलेटेड डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स के साथ साथ उनमें जो और डिसऑर्डर्स की कमॉर्बिडिटी कह लो, या कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं, डिप्रेशन उसमें आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, कोई ट्रॉमा आ जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी असेसमेंट की, स्पेशली हम साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड बात करेंगे। असेसमेंट के भी जैसे मैंने आपको बात की, बहुत लंबे सेशंस लेने पड़ जाते हैं असेसमेंट के ही, और रैपो बिल्डिंग के ही बहुत लंबे आपको सेशंस कभी-कभार लेने पड़ जाते हैं। असेसमेंट में अगर हम साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से करें, तो सबसे पहले तो डिटेल क्लिनिकल इंटरव्यू ही आएगा, फैमिली के साथ भी और पेशेंट और क्लाइंट के साथ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप बिहेवियरल चेकलिस्ट भी यूज़ कर सकते हो असेसमेंट करने के लिए। DSM-5 का क्राइटेरिया तो होगा ही। ICD का भी आप क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़ जो है, WHO की है वो। फिर साइकोमेट्रिक स्क्रीनिंग भी होती है, जिसमें MSc भी आ जाता है। आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी साथ-साथ कर रहे होते हो, आप क्लिनिकल इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते हो। साथ आप जो होता है आप सोमैटिक रेटिंग, या आप सब्जेक्टिव रेटिंग जो कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी डिसऑर्डर की, और स्पेशली ये वाले आप कर रहे हो, तो आप वो सोमैटिक रेटिंग भी आप ले
सकते हो कि कितनी सवेयर है क्लाइंट को लेके। क्लाइंट क्या समझता है कि कितना सवेयर है उसको। 10 में से आप बेशक कर लो, 5 में से भी हो जाता है, आप सब्जेक्टिव रेटिंग ले लो कि कितना उसको शिद्दत फ़ील हो रही है, सिवियरिटी फ़ील हो रही है। बाकी आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट होते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, सोमैटिक सिम्पटम और रिलेटेड डिसऑर्डर, स्पेशली ये दो कि बंदा फेक नहीं कर रहा था, मेलिंगरिंग नहीं होता या फैक्टिशियस हो सकता है, पर फैक्टिशियस या मेलिंगरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो उनके लिए रियल ही वो सिम्पटम्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि किस वजह से वो हो रहे होते हैं मैनेजमेंट में जाने से पहले, तो वो स्ट्रेस की वजह से भी हो रहे होते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हमारी जो टेंशन होती है, वो हमारे न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल सिम्टम्स में हो जाती है। चाहे हमें साथ डिप्रेशन है या हमें कोई एंग्जाइटी है या हमें स्पेसिफिक टेंशन है, मेंटल हमें फटीग है, तो उस वजह से भी आपको, या ट्रॉमा है कोई, तो उस वजह से भी आपका ये कन्वर्ट हो जाता है आपके फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में। उसमें साथ डिप्रेशन भी आ जाएगा, एंग्जाइटी भी आ जाएगा। और रिसर्चेस भी ये बताती हैं कि मतलब स्ट्रेस और और ट्रॉमा भी, ये आपके बहुत आपके मैनिफेस्ट करते हैं आपके सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में और कन्वर्जन में भी, और न्यूरोलॉजिकल फंक्शनल डिसऑर्डर जो होता है। तो अब हम बात करेंगे इसकी असेसमेंट की। तो हमने बात की, असेसमेंट और भी बहुत हो सकती है कि आपको बहुत लंबा इंटरव्यू, कभी-कभी रैपो बिल्डिंग में भी बहुत लग जाता है। आपको क्लाइंट को समझने में भी लग जाता है, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता, स्पेशली साइकोलॉजी फील्ड। हमारे एशियन कल्चर में होता है कि कुछ सेशंस आपसे असेसमेंट ले रहे होते हो, तो आप उनको लग रहा होता है कि आपसे बातचीत कर रहे हो, कुछ हमें कुछ दवाई तो दे नहीं रहे, या आप हमें सिर्फ़ बातचीत कर रहे हो, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। और उनको अपने पैसों का भी होता है, तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि ये आपकी असेसमेंट अच्छे से होगी, फिर ही हम आपकी मैनेजमेंट की तरफ आएँगे। क्योंकि ये दवाई तो नहीं है कि एकदम आप ठीक हो जाओगे, और दवाई आपकी सिर्फ़ न्यूरोलॉजिकल और आपकी बायोलॉजिकल चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आपको बैलेंस कर देती है, तो आपके सिम्पटम्स ख़त्म हो जाते हैं। पर आपको उन चीज़ों से डील करना, स्किल लर्न करना, वो बहुत ज़्यादा इतना ईज़ी भी नहीं होता। आपको ये इनको समझाना पड़ जाता है। मैनेजमेंट में जाने से पहले सबसे हम बात करें कि एशियन कल्चर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अगर हम रिसर्चेज़ की बात करें, तो एशियन कल्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेस तो हर जगह पे ही बढ़ता जा रहा है। हर जगह आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ देख लो, पर एशियन में इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एशियन पॉपुलेशन में हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि पुराने स्टीरियोटाइप्स भी हमारे चल रहे होते हैं, अगर हम अपने एक्सपीरियंस से बात करें। और वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी हैं जहाँ इतनी नॉलेज जो है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट इसकी लंबी होगी, और इसके स्पेशली सिम्पटम से रिलेटेड भी हो सकती है। तो इसमें आपको जनरल बताया, तो ये आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, बेशक काउंसलर हो, आप उसके साथ मिलके ही करेंगे। इसके लिए जो यूज़ होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, काफ़ी डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज़ होती है, मैंने भी बात की है, वो आपको यूज़ होगी। वो यूज़ होती है आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, आपकी सोचों पे भी काम करती है कि जो आपको स्पेशली स्ट्रेस है या आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, उस पे भी काम करती है। डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी भी यूज़ होती है, और स्पेशली साइको एजुकेशन भी आपकी करते हैं। आपके जो सिम्पटम्स हैं आपके, ये नहीं आपको कह देते कि आपके मेडिकल अगर नहीं है या आपके मेडिकल क्लियर है, तो आप कह दो कि जी आपके ज़हन का वहम है। आपको रिफ्रेम हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर का, हमने भी मिस्टेक की है स्टार्ट में, ब्लंट बहुत नहीं होना। बात करने का एक तरीका होता है कि आप एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली प्रोफेशनल और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, तो आपको आराम से बात समझानी है। स्पेशली ऐसा क्लाइंट है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यू है या सोमैटिक कंप्लेंट्स हैं, तो आप उसको फ़ौरन ना कह दो कि तुम जो हो बहुत, मुझे लग रहा है, बेशक आपने असेसमेंट अच्छे से कर लिए कि नहीं तुम्हें तो कन्वर्जन है या तुम्हें तो ये है, या आपके दिमाग का वहम है। उसको आपने आराम से समझाना है। आप उसको साइकोथेरेपी में, साइको एजुकेशन में आप अच्छे से समझा सकते हो कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका एंग्जायटी लेवल है, या आपको अगर आपने हिस्ट्री में आइडेंटिफ़ाई किया है कि आपका ये इश्यू चल रहा है, तो आपको उस वजह से ये आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं या आ सकते हैं, वो आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो आपको दर्द महसूस हो रही है। तो ये आपका हमेशा, जैसे मैंने बात की, कोएग्ज़िस्ट करेगा, कोमॉर्बिडिटी होगी दूसरे डिसऑर्डर से भी, कि आपको साथ में डिप्रेशन भी होगा, एंग्जायटी भी होगी, हेल्थ एंग्जायटी भी हो सकती है, और आपको और भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आप उस पे पहले काम कर सकते हो, साथ उसको आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखा सकते हो, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स भी सिखा सकते हो। तो आप उन चीज़ों पे भी पहले साथ-साथ काम कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल इसको टैकल करने के लिए आपको इन चीज़ों को देखना होता है। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप सबसे
पहले काम करो। स्ट्रेस और साथ ट्रॉमा पे भी आप काम करते हो, कोई आपको ट्रॉमा इसमें कैथार्सिस भी है, कैथार्सिस भी आप कर सकते हो। क्लाइंट को कोई है तो आप उसकी बात सुनो, कोई उसको आपको कोई उसको इश्यू हो रहा है वो भी आप सुनो, जिस वजह से वो टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस उसका बढ़ रहा है, उसको आप गोल मेकिंग टेक्निक्स भी सिखा सकते हो, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आप सिखा सकते हो, उसको ग्रेटिट्यूड भी आप सिखा सकते हो। माइंडफुलनेस सबसे होता है, आप खुद भी माइंडफुलनेस सीखें, बेशक यूट्यूब से या कोई आजकल ऐप्स भी हैं, बुक्स पढ़ें, या आप कोई सेशन वर्कशॉप अटेंड करें, या आप कोई उसमें सर्टिफिकेशन लें। माइंडफुलनेस के साथ साथ मेडिटेशन वो भी बहुत काम करती है आपके सोमैटिक कंप्लेंट को दूर करने के लिए। आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन भी आपको आपको पॉजिटिव आप में इम्पैक्ट लेके आती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप साथ साथ साइकियाट्रिस्ट अगर है आप जहाँ काम करते हैं तो आप एंटी डिप्रेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेशन भी था साथ और एंग्जाइटी इश्यूज है तो आप दे सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट भी एक यूज़ होता है। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आप कुछ ऐसा इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट की, उससे उसको पता नहीं होता कि आप उसको कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो रियलिटी में मतलब कि काम उस चीज़ पर निकाले। जैसे कभी-कभी यूज़ होता है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए लोगों ने यूज़ की, स्पेशली बाहर के मुल्क में। ऐसी आपको दे देंगे मेडिकेशन जो कि फेक होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो वो होगी नहीं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, होनी चाहिए। तो आप प्लेसिबो इफेक्ट भी दे सकते हो। कभी-कभी होता है कि आप उनको कोई जैसे ताकत की दो गोलियाँ भी दे देते हैं, या कभी-कभी ऐसे है ना मल्टीविटामिन्स भी दे देते हैं। तो ये आपको भी देख के करना चाहिए। इसका भी फ़ायदा होता है, रिसर्चेज़ बताती हैं प्लेसिबो इफेक्ट भी अगर आप यूज़ कर रहे हो। तो रिसर्चेज़ में मिक्स्ड रिएक्शंस है कि वर्क करती है बट इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। ओवर थिंकिंग पे स्पेशली जैसे मैंने बात की पहले भी, ओवर थिंकिंग पे आप काम करोगे। पीएमआर जैसे मसल रिलैक्सेशन वो भी यूज़ करते हो, उसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आप रेफर कर सकते हो। और उनकी फिजिकल एक्टिविटी जितनी उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, जितनी डिस्ट्रैक्शन होगी, उससे भी आपको फ़ायदा होता है। कि आपने उसको बताना होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए आप उन चीज़ों को इग्नोर कर लो या आपको डिस्ट्रैक्ट कर लो। वो भी इतना ईज़ी नहीं होता, कभी-कभी पता नहीं होता कि ये सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिसऑर्डर है। तो हम इसको एज़ अ ट्रीट कर रहे होते हैं डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या और चीज़ों का लेके। बाद में हमें पता नहीं होता तो वो फिर सही से ट्रीट नहीं होता। बाद में कइयों को पता भी लग जाता है और काफ़ी केसेज़ तो होते हैं कि जो अनडायग्नोज़ ही रह जाते हैं कि हम में एंग्ज़ायटी वगैरह, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी, बिहेवियर इश्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं और ये हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले और इसी की वजह से अगर हो भी है तो कभी-कभी ये भी होता है कि आपके साइकोलॉजिकल और जो मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं वो आपके सोमैटिक सिम्पटम या रिलेटेड डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही होती है। और फिर आपको आइडेंटिफ़ाई भी करना होता है मेलिंगरिंग है, फैक्टिशियस है या सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डिसऑर्डर है और फिर प्राइमरी गेन। ये बहुत लंबा चार्ट बनता है अगर आप एज़ अ साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, तो आपको पूरे सेशंस लेके पता लगाना होता है एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ होता है और ये इतना ईज़ी नहीं होता है, बहुत एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा सेशंस के बाद आपको पता लगता है कि ये है। तो जो लोग देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोग स्पेशल सेशन लेने जाते हैं तो आप कोऑपरेट भी किया करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है वो अलग बात है, कुछ फ्री सर्विसेज़ भी हैं जैसे यहाँ तस्कीन भी है और भी हैं। पर अगर आप पैसे दे के आपके पास हैं रिसोर्सेज़ तो आप एकदम जाके ना किया करें, क्योंकि आज भी मेरा एक सेशन हुआ उसमें वो कह रहे थे कि दवाइयाँ नहीं मिल सकती या उनका ये होता है कि फटाफट ठीक हो जाओ। साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं तो फटाफट ठीक हो जाए 1-2 कि एक रेपो बिल्ड होगी, फिर 2, 3, 4 सेशन में कभी-कभी डायग्नोज़ भी आपका एक गलत भी कभी-कभी हो जाता है या आपको लग रहा होता है साथ-साथ बाद में आपको पता लगता है कि इस हाथ कमॉर्बिडी ये है। मैंने कोशिश की है लेमैन टर्म में ईज़िली बताऊँ कि कॉमन बंदे को भी पता लग जाए। तो आपको कुछ चीज़ नहीं पता लगी या नहीं समझ आई तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मैंने कहा इस पे वीडियो बनाओ, मुझे पता था पर मैंने कहा अपनी नॉलेज के बारे में बताऊँ और अच्छे से आप लोगों को भी गाइड करूँ, अपनी नॉलेज भी बढ़ाऊँ। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर